अस्सलाम वालेकुम एमडीकेट एस्पिरेंट्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि हम होम्योस्टेसिस को पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर सिंध और फेडरल दोनों किताबों का साथ मुतालिया करेंगे, दोनों की लाइंस को कवर करेंगे ताकि आपके लिए एक वक्त में दोनों किताबें जो हैं कवर हो सके। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि होम्योस्टेसिस के पिछले साल भी तकरीबन 7 से 8 सवाल जो है एमडीकेट का हिस्सा बने थे, तो एक एक लाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास हो सकती है, इसलिए किसी एक लाइन को भी गैर ज़रूरी समझ करके मिस मत करिएगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिसने हमें डिस्कस करना है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। हम लोग हमारे अंदर पाए जाने वाला यूरिनरी सिस्टम या जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कह रहे हैं या जिसे हम रेनल सिस्टम कह रहे हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं। हमारे अंदर जो यूरिनरी सिस्टम पाया जा रहा है उसका एक बुनियादी काम वो तो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना होता है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो गैर ज़रूरी चीज़ें बन जाती हैं, ख़ास तौर पर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो गैर ज़रूरी चीज़ें बन जाती हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, उन्हें रिमूव करना होम्योस्टेसिस का काम होता है। और इसके अलावा दूसरा काम होता है कि वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करे। होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होगा? हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस रहेगा ताकि पीएच मेंटेन रह सके। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, चार्ज मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहेगी ताकि ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो भी मेंटेन रह सके। पीएच वगैरह भी ब्लड की मेंटेन की जाएगी। तो इस तरह से हमारे अंदर होम्योस्टेसिस बरकरार रहेगा, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे इस यूरिनरी सिस्टम के हिस्से कौन से हैं। तो 4 पार्ट्स जिक्र में आते हैं। किडनीज, जिनका काम ब्लड को फिल्टर करना और नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना होता है। ब्लड अलग हो जाएगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट अलग हो जाएंगे और वो नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिन का हिस्सा बन जाएंगे। तो यूरिन बनाना हमारी किडनीज का काम है। यूरेटर्स, ये ऐसी ट्यूब्स होंगी जो यूरिन को किडनी से दूर लेकर जाएंगी और यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाएंगी। यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा बैग होगा जो कि आर्जी तौर पर यूरिन को स्टोर करेगा। यूरेथ्रा फिर आखिरी ट्यूब होगी जो कि यूरिन को बॉडी के बाहर लेकर जाने का काम करेंगी। तो इस तरह से 2 ट्यूब्स हैं, यूरेटर और यूरेथ्रा। यूरेटर किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो है लेकर आ रहा है यूरिन को, और यूरेथ्रा बॉडी के बाहर यूरिन को लेकर जा रही है। कुछ आर्जी तौर पर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पर आप इनके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। याद रखिएगा कि जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर मौजूद होती है राइट किडनी के मुकाबले में। बुक में यही लाइन लिखी हुई है कि हमारी राइट साइड पर लिवर मौजूद होता है, तो इसलिए हमारी राइट किडनी थोड़ा सा नीचे मौजूद होती है। और उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम की, ये वर्टिब्रल कॉलम हमारे मौजूद है, तो वर्टिब्रल कॉलम की साइड पर जो है हमारी किडनीज मौजूद होती है। तो किडनीज, उसके बाद यूरेटर, फिर ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा। अब अगर हम लोग यूरिनरी सिस्टम को डिटेल के साथ जिक्र करें, तमाम ऑर्गन्स को जिक्र करें, किडनीज की सबसे पहले बात करते हैं तो ये हमारे पेयर में ऑर्गन होते हैं, यानी कि 2 किडनीज होती हैं और इनका शेप जो है वो हमें बीन के जैसा नज़र आता है। इस तरह से शेप इनका नज़र आता है। कलर की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन हमें दिखती हैं। और उसके अलावा अगर हम इनकी पोजीशन के हवाले से बात करें तो ये एब्डोमिनल कैविटी में यानी पेट में मौजूद होती है। पेट में भी ये हमारी डोर्सल साइड पर मौजूद होती हैं। पीठ की तरफ ये हमारी मौजूद होंगी। पीठ की तरफ वर्टिब्रल कॉलम भी है, तो वर्टिब्रल कॉलम की साइड पर ये जो है मौजूद रहती हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियों के कुछ नाम रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर एक आती है थोरेसिक वर्टिब्रा जिसकी 12 हड्डियाँ होती हैं। तो आखिरी थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद कमर की जो हड्डियाँ होती हैं उन्हें लुम्बर वर्टिब्रा कहा जाता है। तो थोरेसिक वर्टिब्रा और लुम्बर वर्टिब्रा के बीच में मौजूद होगा। लुम्बर वर्टिब्रा कौन सा होगा? तीसरा लुम्बर वर्टिब्रा और आखिरी थोरेसिक वर्टिब्रा। तो इनके बीच में ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा। मज़ीद बात करें किडनीज की साइज़ के हवाले से, हमारी मुट्ठी के जितनी इनकी साइज़ होती है जो कि तकरीबन 4 से 5 इंचज़ तक की हो सकती है। मज़ीद बात करें तो राइट किडनी नीचे मौजूद होगी और लेफ़्ट किडनी जो है वो ज़्यादा ऊपर मौजूद होगी, हार्ट के करीब मौजूद होगी और वो लार्ज भी होती है। लेफ़्ट किडनी लार्ज है, राइट किडनी छोटी है। राइट किडनी छोटी भी है और नीचे भी है, उसकी वजह है क्योंकि वहाँ पर लिवर ज़्यादा मौजूद है। उसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो ये ब्लड को जो है साफ़ करने का काम करती है। ब्लड जो लेकर आते हैं इसके पास वो रेनल आर्टरीज़ होती हैं। हमेशा याद रखिएगा कि आर्टरीज़ दिल से दूर खून को लेकर जाती हैं। तो जैसे ही हार्ट के पास से आरोटा बनता है, आरोटा फिर मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड को पहुंचाता है, तो आरोटा में से बनती है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी जो है वो खून को पहुंचाएगी किडनी के अंदर। जब खून किडनी के अंदर जाएगा और फिर जब फिल्टर होगा तो रेनल वेन के जैसे वापसी हार्ट के पास पहुंचेगा, वेना कावा के पास पहुंचेगा और फिर हार्ट के पास पहुंचेगा।
अगर हम बात करते हैं यूरेटर्स के हवाले से, तो ये पतली सी मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो कि 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक की हो सकती हैं। और अगर हम मज़ीद बात करेंगे तो यूरेटर का जो शुरुआती हिस्सा होता है वो फुनेल की शेप के जैसा, एक चिमनी के जैसा हिस्सा होता है, और इस हिस्से को रेनल पेल्विस कहा जाता है, जो कि किडनी के अंदर का हिस्सा मौजूद होता है। तो इस तरह से ये रेनल पेल्विस का हिस्सा मौजूद होगा। उसके बाद जो है ये हमारा यूरेटर जो है वो मौजूद होगा। तो ये हमारे पास किडनी, इसके अंदर की तरफ ये फुनल के जैसा हिस्सा मौजूद है, चिमनी के जैसा हिस्सा, फिर ये यूरेटर मौजूद है, और ये यूरेटर जो है नीचे की तरफ जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो है वो जुड़ जाएगा। अब यूरेटर के मसल्स में मूवमेंट होती है जिन्हें पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट्स कहा जाता है, जो कि यूरिन को फिर नीचे की तरफ लेकर जाने में हेल्प कर रही होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट्स होती हैं जो खाने को नीचे लेकर जाने का काम करती है। तो इसी तरह से मस्कुलर पार्ट्स के अंदर ये पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करेंगे तो ये अंदर से खाली मस्कुलर और डिस्टेंसिबल ऑर्गन है। डिस्टेंसिबल का मतलब है कि ये एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है और फैल सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, और ये जो है पेल्विक कैविटी में मौजूद होता है यूरिनरी ब्लैडर। याद रखिएगा, किडनीज एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पेल्विक कैविटी में मौजूद है। अगर हम बात करेंगे कि अडल्ट के अंदर कितना अमाउंट में यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर कर सकता है, तो तकरीबन हाफ लीटर यानी कि 500 ml तक का यूरिन जो है वो स्टोर किया जा सकता है इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये आधा किलो तक का यूरिन जो है वो स्टोर कर सकता है। मज़ीद हम बात करेंगे तो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक और मस्कुलर्स होती हैं, और फिर ये जो है कॉन्ट्रैक्शन भी कर लेती है जब यूरिन को रिमूव करना होता है। फिर उसके बाद एक और ट्यूब का जिक्र किया जा रहा है जो कि यूरेथ्रा, जो कि पतली मस्कुलर ट्यूब है जो कि ब्लैडर के साथ में कनेक्ट हुई पड़ी होती है बाहर से। अब इसमें कुछ स्फिनिस्टर्स होते हैं जो कि मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिनिस्टर्स जो इनवॉलंटरी कंट्रोल के होते हैं, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिनिस्टर्स जो हमारे खुद के इख्तियार में होते हैं। तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिनिस्टर वो तो ओपन हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिनिस्टर्स ओपन नहीं होगी और यूरिन जो है बाहर नहीं आने वाला। फिर हम बात करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर के हवाले से। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी जिक्र करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी जिक्र करेंगे और फंक्शन को भी जिक्र करेंगे। अगर हम बात करेंगे किडनी की लेयर्स के हवाले से, तो सबसे बाहर जो लेयर मौजूद होती है उसे रेनल फिस्चिया जो है कहा जाता है। तो आउटर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई ये लेयर होती है। उसके बाद दूसरी लेयर आती है जो कि एडिपोस कैप्सूल कहलवाती है, जो कि फैटी लेयर होती है, जो कि किडनी को मैकेनिकल शॉक्स से बचाने का काम करती है। और फिर किडनी के ऊपर एक पतली सी लेयर मौजूद होती है जिसे रेनल कैप्सूल कहा जाता है। तो सबसे पहले रेनल कैप्सूल होगी जो किडनी के ऊपर होगी। उसके बाद एडिपोस टिश्यूज़ की बनी हुई लेयर मौजूद होगी जिसे हम एडिपोस कैप्सूल कह रहे हैं, और उसके बाद एक और कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी लेयर होगी जिसे रेनल फिशिया जो है कहा जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले किडनी है। किडनी के बाहर जो लेयर मौजूद है वो है रेनल कैप्सूल जो कि हल्की सी लेयर होगी। उसके बाद पेरी रेनल फैट, तो एडिपोज टिश्यूज़ की ये लेयर मौजूद है। उसके बाद रेनल फिशिया कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर, फिर एक और फैट की लेयर मौजूद है जिसे पेरा रेनल फैट जो है कहा जा रहा है। मज़ीद अगर हम किडनी की सरफेस की आवाज़ से बात करेंगे तो इसका जो साइड वाला हिस्सा होता है वो कॉन्वेक्स हमें नज़र आ रहा होता है, और इसका बीच वाला हिस्सा कॉनकेव शेप का हमें नज़र आ रहा होता है। तो ये वाला शेप कॉनकेव होता है और ये वाला शेप जो है कॉन्वेक्स होता है। तो बीच वाले हिस्से में एक जगह भी होती है जिसे हीलम जो है कहा जाता है। हीलम वो जगह होती है जहाँ से रेनल आर्टरी, रेनल वेन जो है कनेक्ट हुई पड़ी होती है, या लिम्फ वेजल्स जो है या नर्व्स जो है वो कनेक्ट हुए पड़े होते हैं, या यूरेटर जो है वो यहाँ से कनेक्ट हुआ पड़ा होता है। फिर उसके अंदर, हीलम के अंदर की तरफ हमें कुछ हिस्से नज़र आएंगे जिन्हें रेनल साइनस जो है कहा जाता है। रेनल साइनस जो है एक जगह होगी जहाँ पर रेनल पेल्विस और कुछ कैलेक्सिस के हिस्से या ब्लड वेसल्स या नर्व्स जो है वो मौजूद होंगी। तो यहाँ पर आपको हीलम नज़र आ रहा है, और उसके अंदर का हिस्सा जो है यहाँ पर फिर आपको पेल्विस भी नज़र आएगा, और आपको कैलेक्सिस जो है वो भी नज़र आएंगे, और ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो भी फिर इस रेनल साइनस में जो है वो मौजूद होंगी। तो ये रेनल साइनस हमारे पास हो गया। अब हम बात करते हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से। तो इसका सबसे बाहरी हिस्सा जो किडनी का होगा उसे हम रेनल कॉर्टेक्स कह रहे हैं, जो कि आउटर और डार्क रेड कलर का हिस्सा होगा। ये ग्रेन्युलर रीजन होगा, और इसके अंदर हमें नेफ्रॉन्स देखने को मिलेंगी। नेफ्रॉन की दो किस्में होती हैं। एक ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, लूपा फैलने भी उनका शॉर्ट होता है, जिन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहा जाता है। वो सिर्फ इस रेनल कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। और दूसरे बड़े नेफ्रॉन होते हैं जिनका लूपा फैलने ज़्यादा लंबा होता है, तो वो लूपा फैलने उनका रेनल मेडुला में आ जाता है।
वरना इनका ऊपर का हिस्सा मेल्फिजियन बॉडी जो है, बोमेन्स कैप्सूल जो है वो रेनल कॉर्टेक्स में ही रहेगा और उसी हिस्से में फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिलती है। मज़ीद बात करेंगे दूसरे हिस्से के हवाले से, रेनल मेडुला के हवाले से, जो कि इनर पार्ट है और लाइटर कलर का ये हिस्सा है। और इस हिस्से के अंदर कुछ कॉर्न शेप के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हम रेनल पायरामिड्स कहेंगे। रेनल पायरामिड्स के टिप पर हमें कुछ और हिस्से देखने को मिलेंगे जिन्हें रेनल पेपिलाए कहा जाएगा। और उसके बाद हमें कुछ और हिस्से यानी कि माइनर कैलेक्सिस और फिर मेजर कैलेक्सिस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको एक हिस्सा ये नज़र आ रहा है। तो ये जो अंदर की तरफ का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा तो मेडुला है और उसके बाहर का हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है वो है कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स का हिस्सा और उसके अंदर का हिस्सा जो है वो मेडुला, और मेडुला में आपको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो कि है पायरामिड्स। अब इनका जो टिप का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, टिप वाला रीजन, यहाँ पर मौजूद है रेनल पेपिलाए। उसके बाद ये जो हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं पेपिलाए के साथ कनेक्ट हुए पड़े, ये हिस्से, ये हमारे पास माइनर कैलेक्सिस। माइनर कैलेक्सिस के बाद आपको ये बड़े हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास मेजर कैलेक्सिस। तो माइनर कैलेक्सिस से जो यूरिन होगा वो आएगा मेजर कैलेक्सिस में, और मेजर कैलेक्सिस से वो आएगा इस पेल्विस के अंदर। तो रेनल पेल्विस जो है फनल शेप का चिमनी के जैसा एक हिस्सा होगा जो कि कैलेक्सिस में से, मेजर और माइनर कैलेक्सिस में से यूरिन को कलेक्ट कर रहा होगा और फिर उसे यूरेटर में पहुंचाएगा। वही बात लिखी हुई कि माइनर कैलेक्सिस जो है वो रेनल पेपिलाए में से यूरिन को कलेक्ट करते हैं। कई सारे माइनर कैलेक्सिस आपस में जुड़ करके मेजर कैलेक्सिस जो है वो बना रहे होंगे। फिर मेजर कैलेक्सिस जो है वो रेनल पेल्विस में दाखिल होते हैं और फिर यूरेटर में हिस्सा बन जाते हैं। अब मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है रेनल कॉलम्स के हवाले से। ये दरअसल कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो पायरामिड्स के बीच में मौजूद होते हैं और ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह भी मौजूद होती हैं। तो ये एक पायरामिड मौजूद है और दूसरा ये पायरामिड मौजूद है। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है यहाँ पर मौजूद है, ये रेनल कॉलम्स। तो यहाँ पर भी आपको रेनल कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ये हिस्सा भी रेनल कॉलम्स का और ये हिस्सा भी रेनल कॉलम्स का। अब हम बात करते हैं किडनी के फंक्शन के हवाले से। तो किडनी कई सारे काम कर रहा है जिसके नतीजे में हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन हो रहा है। अगर हम बात करेंगे तो किडनी एक्सक्रीटरी फंक्शन भी कर रहा होता है जिसमें हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर जा रहा होता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड का हिस्सा बने होते हैं वो बाहर जा रहे होते हैं, जैसे कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहा है, यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनाइन और साल्स को भी रिमूव करने का काम कर रहा होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो डाइल्यूट यूरिन भी ये प्रोड्यूस करता है अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर मौजूद होता है। और अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हुई पड़ी है यानी हमारी बॉडी में वाटर मौजूद नहीं है इतना ज़्यादा, तो फिर ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। तो ये वाटर को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो मज़ीद अगर हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस भी ये इसी तरह से कर रहा है, यानी कि वाटर को और साल्ट को बॉडी में बैलेंस कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन के नतीजे में। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी जिसके नतीजे में वाटर को सिलेक्ट किया जाएगा और साल्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। लाजिम बात है हार्मोन्स का यहाँ पर असर ज़रूर रहेगा, जैसे कि एडीएच का असर रहेगा अगर वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करना होता है। उसके अलावा एंडोक्राइन फंक्शन की अगर हम बात करें, हार्मोन्स भी प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं, जैसे कि एक प्रोड्यूस हो रहा होता है रेनिन। रेनिन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। उसके अलावा एक और हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसे अर्थ्रोपोएटिन कह रहे हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि जिसकी वजह से फिर रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। और उसके अलावा विटामिन D3 को भी एक्टिव करने का काम करता है। जब विटामिन D3 एक्टिव होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस की जो है एब्जॉर्प्शन होगी, और जब कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन होगी यानी कि ब्लड से निकल करके हड्डियों में जाएंगे तो हड्डियां हमारी मजबूत बनेगी। लास्ट के अंदर जो चीज़ जिक्र की जा रही है वो है कि एसिड बेस का भी बैलेंस किया जाता है, यानी कि पीएच को भी कंट्रोल किया जाता है। पीएच को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि H पॉजिटिव के आयंस जो है वो यूरिन में शामिल किए जाते हैं, ब्लड से निकाले जाते हैं। H पॉजिटिव के आयंस का ज़्यादा होना ये एसिडिटी को इंक्रीज़ करेगा, तो H पॉजिटिव आयंस यूरिन में चले जाते हैं, ब्लड से निकल जाते हैं, और बाइकार्बोनेट के आयंस जो है उन्हें रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस तरह से पीएच वगैरह भी की जाती है। तो आज हमारे पास एक ये वीडियो रही है। इंशाल्लाह दूसरी जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम नेफ्रॉन को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है वो तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे उनकी प्राइस जो है 3000 जो है रखी जाएगी। तो तमाम कॉस्ट यानी कि आपका 12th और फर्स्ट ईयर दोनों ही कवर कराए जाएंगे एक ही फ़ीस के अंदर। वन टाइम फ़ीस जो है वो आपकी रहेगी। तो
तो इस तरह से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस पेड सेशन को तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। और साथ में आपको एक एडवांटेज ये भी मिलेगा कि आपके टेस्ट जो हैं वो भी आपके कंडक्ट किए जाएंगे। मंथ के अंदर 4 टेस्ट जो हैं आपके रहेंगे जो कि आपके एमडी किट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आप अलग से ही टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है रब्ता कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।